ठीक है चलो, ठीक है ये चैप्टर नंबर है। ठीक है, एक बात याद रखना, मैं मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो हो रहे होंगे हम उनको मतलब जल्दी अटेम्प्ट करके निकलेंगे आगे। ठीक है, तो वो तुम्हें सॉल्व करना है। किसी को अगर ऐसा लगेगा कि मुझे दिक्कत हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे उसी में। ठीक है, अगर और दूसरी बात, अगर तुम्हारे कोई और क्वेश्चन है तो वो भी बता देना मुझे। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, वो उससे मतलब अल्टरनेट देख सके कि अल्टरनेट कैसे करना है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, किसी का कोई भी डाउट होगा तो साथ साथ बता देना। प्लीज चैट में मत डालना अभी के लिए, क्योंकि अभी फिर चैट में डालोगे तो मेरे को दिक्कत होगी, फिर बार बार वो एक्सेस करना पड़ता है, दिक्कत होती है। ठीक है चलो, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। रिकॉर्डिंग हो ही रही है, सबको बुक से मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिमाग लगाना। चैप्टर नंबर 12। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार इसके ना पहले तुम कुछ वो समझ लो यार, पहले कुछ फॉर्मूले समझ लो, ताकि मेरे को बार बार वो चीजें बतानी ना पड़े। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू में w बाई क्यू। थर्ड फॉर्मूला है ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, प्लीज चैट में मत डालो अभी, प्लीज मत डालो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वरना मुझे परमानेंट चैट बंद करनी पड़ेगी। अनन्या हेलो, अभी मत डालना बस। ठीक है, ओ सॉरी। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू में रो L बाई ए। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला होता है आर सीरीज का तो डायरेक्ट प्लस कर दो, R1 प्लस R2 ऐसे Rn तक। और एक और फॉर्मूला है पैरेलल का, उसमें 1 अपॉन में पैरेलल करके 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 और ऐसे चलता रहेगा 1 अपॉन में Rn तक। क्लियर है बात? उसके बाद देखना वो छोट थोड़ा सा एडजस्ट करने दो यार, रेडी रखा जा रहा सही से, अब सही है। ठीक है, तो दिमाग लगाना। अब आता है सेवंथ फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला पी इजिकल टू वी आई। ठीक है, लेकिन इसी से निकल कर आए एच इजिकल टू में वी आई टी बोलो या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, टी का मतलब टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास, अगर मतलब तुम्हारे पास तो बुक है ही, तुम बुक में भी देखोगे तो तुम्हें सीधा सीधा मिल जाएगा बुक में। अब पता नहीं सीधा सीधा ओपन करेगा कि नहीं, सीधा। ठीक है, यहाँ पर है लास्ट पेज, और लास्ट पेज से तुम ऊपर जाओगे तो सारे फॉर्मूले ये रहे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो लास्ट में ही फॉर्मूले दिए हुए हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुनो, सुना, सबसे पहले है फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज लिखी हुई है वो देते हुए जाओ, मतलब वो गिवन की तरह लिखते हुए जाओ। तो 1 बिलियन है। ठीक है, 1 बिलियन है। अब तुम्हें 1 बिलियन में पहले तो ये देखना पड़ेगा कितने जीरो होते हैं, वो बात अलग है। एक पॉइंट ए से जा रहे हैं दूसरे पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, और कितने टाइम में, 10⁻⁻⁴ सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो 10⁻⁻⁴ सेकंड्स है। समझ में आ गया? व्हाट इज द करंट इन एम्पेयर, तो एम्पेयर में कितना करंट होगा, सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, आई पता लगाना है। क्लियर है ये बात? और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से, डायरेक्शन तो हम ऐसे ही बता देंगे। डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो करंट किधर की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ। तो डायरेक्शन पता लगे बी टू ए। अब हमें पता करना है सिंपल कितना करंट होगा, तो सिंपल फॉर्मूला ये मैंने लिखा ही हुआ है साइड में, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू में कितना आ जाएगा 1 बिलियन, और टाइम में कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो उससे करंट पता लग जाएगा तुम्हें कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और सिंपल सा लॉजिक, 1 बिलियन के अंदर जितना भी होता है, ठीक है, जितने भी जीरो होते हैं, ठीक है, उसको 10⁻⁻⁴ से डिवाइड करना है। ठीक है, दिक्कत ये है कि 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस करेगा वो। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है जब बेस सेम होता है तो कैसे काम करते हैं। तो उसके तुम क्या करोगे, प्लस और -4 इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर है ये बात? 1 बिलियन का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻ समथिंग ना, मान लो एक्स है। ठीक है, तो उसके ऊपर भेजोगे तो x-4 हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन ये पहले से माइनस होता है प्लस हो जाएगा, तो x+4 हो जाएगा। तो जितना भी आंसर आएगा उतना करंट होगा। क्लियर है ये बात? सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे देखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल कंस्टिट्यूट 2 कूलम ऑफ चार्ज। ये मैं क्वेश्चन 10 बार करा चुका हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितना चार्ज बनाने के लिए, 2 कूलम चार्ज बनाने के लिए, सॉरी क्यू निकालना है। ठीक है, कि 2 कूलम चार्ज बनाने के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को आना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, करंट बनाना है मुझे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बनाते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
समझ में आ गया? या फिर इसको आई के जहाँ पे क्यू लो कि कितना चार्ज होगा कि एक कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। क्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है, सॉरी तुम्हें क्यू दे रखा है 2c, ठीक है, तो क्यू हो गया 2c, नंबर तुम्हें पता लगाना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻19। समझ में आ गया? वो 2 कूलम की जगह पर कुछ भी कर सकता है, 2 कूलम की जगह पे कभी कभी क्या कर सकता है, एनसीईआरटी में 1 कूलम है, मैंने अपनी बुक में 2 कूलम डाला हुआ है, इसको 1 कूलम कर देगा, 3 कूलम कर देगा, कुछ भी कर देगा, तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है बस, ठीक है, यहाँ पे चेंज करते जाओ, सब कुछ वैल्यू चेंज होते हुए जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? आगे सुनना जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10 वो 4 × 10⁻18। कह रहा तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज पता लगाना है अगर इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक उल्टा क्वेश्चन, फॉर्मूला बिल्कुल सेम। समझ में आ गया? इस बार तुम्हें क्यू पता लगाना है, नंबर तुम्हें क्या नाम है, चार्ज पता लगाना है कितने, अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 × 10⁻18। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19। अब ये भी बताया, इसको सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। 4 × 1.6 करोगे, 4 × 1.6 इंटू में 10⁻18 और -19, तो 10⁻18 प्लस और ये -19, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 1.6 कितना जो भी होगा, 4 × 1.6 पावर में बता देता हूँ, तो पावर कितना जाएगी, प्लस माइनस माइनस, और 10⁻- में कितना हो जाएगा, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा 18 और 19 37, ठीक है, इतना कूलम। आंसर समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? इसको दिक्कत होगी तो चैट में डाल देना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि चैट में डालना ही नहीं है, दिक्कत हो चैट में डाल दो, ठीक है, और सिर्फ ये लिख दो क्वेश्चन नंबर लिख दो, ये मत लिखना लास्ट वाला, ये वाला, पिछला वाला, ये मत लिखना बस। What current must flow in 0.24 coulomb is to be transferred in 50 मिलीसेकंड। बहुत सिंपल सेम क्वेश्चन, करंट पता लगाना है तुम्हें, ठीक है, कितना कूलम क्यू दे रखा है तुम्हें, ठीक है, और कितना चार्ज होगा 15 मिलीसेकंड्स के अंदर, तो उसका टाइम दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये कूलम में मिलीसेकंड में तो तुम्हें इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? किससे मतलब क्या करोगे, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना, मान लो फॉर एग्जांपल किलोमीटर से मीटर में आना है, बड़ी यूनिट से छोटी में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में आने के लिए डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? तो छोटे से बड़े में आने के लिए डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है 10 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया? क्यू पता है, टी पता है, और सीधा सीधा आई इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला। ठीक है भाई, स्पून फीड नहीं कर सकता मैं हर क्वेश्चन में, ये बात याद रखना, हर क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से नहीं बताया जाएगा जैसे पहले 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। आगे देखना, इफ अ करंट ऑफ 10 एम, अगर किसी को दिक्कत होगी तो बोल देना, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर आई इज इक्वल टू 10 ए। क्लियर है बात? 4 मिनट में फ्लो कर रहा है, तो टाइम कितना है, 4 मिनट्स। देखो यार, एम्पियर के साथ ना हमेशा हम सेकंड्स लेते हैं, ठीक है, तो 4 मिनट को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 4 24, तो 240 सेकंड्स, ठीक है, तो मिनट्स में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का मतलब क्या पूछा है, कितना कूलम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा, तो यार सिंपल सा लॉजिक है ना, आई क्यू 3 चीजें होती है, करंट उसने दे ही दिया, ठीक है, अब तुम बोलोगे करंट कैसे पता, तो एम्पेयर से पता लग गया मुझे करंट ही है, पक्की बात है, ठीक है। टाइम उसने मुझे दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है ना, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सेम फॉर्मूला भाई, 10 इज इक्वल टू में क्यू पता लगाना है, ठीक है, और अब ये 240 इधर जाके 240 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 240 इंटू में 2400 आंसर। बताओ समझ में आएगी नहीं आया? अगला देखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज करंट ऑफ 4 एम्पेयर। करंट 4 एम्पेयर, आई इज इक्वल टू में 4 एम्पेयर, जो लिखा है अगर वो नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। फ्लोइंग पर सेकंड, अब देखो ना बातों में कैसे खेल रहा है, पर सेकंड बोल रहा है, तो टाइम ऑब्वियसली बात है 1 सेकंड, और कूलम पता लगाना है, कितना कूलम होगा, तो क्यू पता लगाना है, खत्म बात। कितना आसान क्वेश्चन है, 4 ही कूलम इसका आंसर है, ठीक है, 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात? ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन नंबर के बाद, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर का सर्किट डायग्राम बना लोगे, ठीक है, ये एक वायर मेन वायर है, और क्रॉसिंग वायर का सर्किट ये रहा। वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में पहले रेजिस्टेंस बनाओ और एक एरो मार दो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, ये अपकमिंग टॉपिक्स में फॉलो अप करने हैं, तो अभी हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया है, तो पूरा करेंगे हम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो एक 5 एम्पियर का करंट निकालता है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, तो आर निकालना है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ब्रह्मास्त्र, याद है ना, ओम्स लॉ इज अवर ब्रह्मास्त्र, ठीक है, हर जगह चल जाता है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है भाई, इसमें तो बच्चा बच्चा कर देगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। कैलकुलेट द अमाउंट वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, ठीक है। अगर करंट क्या है 8 एम्पेयर है, और पोटेंशियल कितनी है 400 वोल्ट, ठीक है, टू अ पॉइंट ऑफ, अब देखो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब बैटरी, जैसे तुम्हें याद है
जब फॉर क्वेश्चन तुम्हें कराया गया था, क्वेश्चन तुम्हें जब कराए जा रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे बैटरी बना देते थे हम, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए और बी। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। लेकिन असलियत में क्या बोला था कि भाई फॉर्मूला ये भी हो सकता है कई जगह पर, वी बी माइनस वी ए, मतलब हायर टू माइनस लोअर। तो जो माइनस वाला एंड होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, इसलिए उसको उसमें से माइनस करते हैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और इस बार इसने यही खेला है। इस बार जो वी बी है ना वो 120 है, और वी ए जो है वो 100 है, और टाइम तुम्हें दे रखा है 2 सेकंड, तो टाइम तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। और करंट कितना है, आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू निकल जाएगा, आई कितना है 8, और टाइम कितना है 2, 8 दूनी 16, तो क्यू कितना आ गया 16। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 8 कितना आ गया 16 सेकंड। प्लीज कैमरा ऑफ कर लो यार, तुम लोगों के चक्कर में यहाँ पे फिर वो पूरा जूम ही होगा, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करा हुआ है। 16 सेकंड, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। अब 16 को डाल दो सीधा इस फॉर्मूले के अंदर, लेकिन यहाँ पे तुम वी बी क्या रखोगे 120, ठीक है। तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू में क्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू मुझे पता लगाना और क्यू मैंने अभी भी पता लगाया 16। तो वहां से 20 इंटू में 16 इज इक्वल टू में वर्क डन। तो वर्क डन सीधा सीधा कितना आ गया, वर्क डन सीधा सीधा आ गया अब 16 दूनी 32, 320। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक विकास मैं तो को रिमूव कर दूंगा इस बार तेरे को दिक्कत हुई तो, ठीक है। बहुत आसान था ये वाला, ये चीज देख लेना, ये चीज ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है। आगे सुनना। अब क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। इस बार इसने सीधा पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दिया, तो V इज इक्वल टू में 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू में 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल इज 120। तो अब पहले सर्किट ये था, फिर ये 120 वोल्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब कितना करंट फ्लो कराएगा, सॉरी कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ से, समझ में आ गया। तो सेम देखो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सर्किट तो सेम है, तो रेजिस्टेंस तो सेम ऑफर करेगा। तो इस वाले से मैं पहले आर निकाल लूंगा, और फिर इस फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे वी पता ही है, आर मैं इस वाले से निकाल कर इस वाले में डाल दूंगा, और आई यहाँ से निकाल दूंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। पहला वाला देखो, कंडीशन 1 ऐसे कर लेते हैं, कंडीशन 1 या केस 1 ऐसे समझ लो। जो कंडीशन 1 है उसके अंदर क्या है, आई है 4 एम्पियर और वी है 60 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से मैं आर निकाल लूंगा, आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर, और वी अपॉन में आई इज इक्वल टू में आर। तो वी कितना है 60 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में आर, और आर निकल कर आ गया तुम्हारा सीधा सीधा 15। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये रहा 15 ओम, क्लियर है ये बात। अब इस 15 ओम का रखो साइड में, अब दूसरा सर्किट यूज करो, ठीक है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से। अब दूसरा सर्किट यूज करो। अब दूसरे सर्किट में क्या बोल रहा है कि इस बार V 120 है भाई, ठीक है भाई। और जो करंट पता लगाना है मुझे, और जो करंट पता लगाना है उसके लिए क्वेश्चन मार्क। अब R मुझे अभी अभी पता है, इस वाले से मुझे R अभी अभी पता है, दैट इज 15 ओम। तो हो गया आंसर। दोबारा V इक्वल टू आई आर, इस बार V अपॉन में R हो जाएगा फॉर्मूला, और V कितना है 120 अपॉन में 15 इज इक्वल टू में I। और 15 के टेबल में कितने पर आता है मुझे तो पता नहीं है भाई, लेकिन तुम लोगों को जरूर पता होगा, दैट इज 8 एम्पेयर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ये तो क्वेश्चन पूरा करा दिया, ठीक है। आगे सुनना। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ना ये मैसेज के लिए डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ सबके लिए, तो प्लीज जब भी मैसेज भेजो, कोई क्वेश्चन भेज रहा है कोई स्पेशली, ठीक है, तो प्लीज एवरीवन भेजना, ठीक है। आगे सुनो। एक क्वेश्चन से बोला हुआ है भैया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है और बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। करंट चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यार ये देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना, ये एंड में करेंगे। क्वेश्चन बहुत सही लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि इसने दिमाग लगाया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। प्लीज क्वेश्चंस, चलो मैं इसको देख लेता हूँ यार, मैं सबके लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। देख लेना सारे, सारे खुद रीड कर लेना, 10 बार रीड करना, 10 बार रीड करना। ये लो मैं सबके लिए भेज दिया, मैं रीड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सुनना, क्वेश्चन है भैया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब करंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वोल्टेज चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर ओम्स लॉ यार भाई साहब देख रहे हो, ये वो बच्चे हैं, ये सार्थक गुप्ता भाई साहब हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको सेम क्वेश्चन बताया गया था क्लास में भी, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया गया था भाई साहब। और ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने, शायद यही वाला चॉकलेट वाला क्वेश्चन था ना, ये मेरे को याद दिलाना यार, यही क्वेश्चन था ना चॉकलेट वाला,
कोई यस नो लिखो मुझे। हाँ, स्नेहा का आंसर यही था, यस यस। और स्नेहा को इसी के लिए चॉकलेट मिली है संडे को, जिसको नहीं पता मैं उनको भी बता देता हूँ। स्नेहा को इसी के लिए चॉकलेट मिली है, तो उसको सबसे पहले याद आया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बताया है मैंने क्लास में, इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो सर। ठीक है, अब ये मेरा टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन वाली बात है, सुन लो। ठीक है, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मेरी बुक में भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम बुक तो पढ़ते नहीं हो मेरी। कौन से क्वेश्चन तक पहुंच लिया? 10 तक पहुंच गए ना, तो अच्छी बात है। तो देखो, तुम जिस दिन बुक पढ़ना चालू कर दो उस दिन तुम्हें समझ में आने लगेगा। देखो यार, साफ साफ बुक के अंदर लिखा हुआ है सर, साफ साफ। ये देखो, एक मार्कर चेंज करने दो। ये देखो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, लिखा है कि नहीं लिखा, खुद सोच। अब जब v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखा है, तो यहाँ पर v वही वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तू जो पूछ रहा था, लेकिन फिर इस चीज को यहाँ पे करेक्ट भी किया गया है। देखो, फॉर्मूला फिर v अपन में i करके बनाया गया है, लेकिन जब क्लास में समझाया गया था तो ऑब्वियसली बात है ऐसी समझाया गया था। फिर बोला गया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इक्वल का साइन आएगा। तो इक्वल का साइन आने के लिए i और r आएगा, तो फॉर्मूला बनता है ये, लेकिन अल्टीमेटली बनता है इस तरीके से। तो तुम जिस दिन किताब पढ़ोगे उस दिन सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है सर, ए टू जेड चीजें लिखी हुई है, इसको पढ़ो किसी दिन टाइम निकाल कर, ग्राफ तक बनाया हुआ है। लेकिन नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन है। कोई बात नहीं, करो भाई। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 11। A lamp of resistance 80 ohm draw a current of 0.75 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 80 ओम। ठीक है, करंट दिया हुआ है 0.75 एम्पियर। वोल्टेज निकालनी है, V इज इक्वल टू आई, खत्म। बल्ब है रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। ठीक है, नया क्वेश्चन। ठीक है, रेजिस्टेंस है 400 ओम की, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, वोल्ट है 220। सर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, और ये भी मत सोचना कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे भाई, यही क्वेश्चन जब हार्ड बन जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखना, क्वेश्चन आ गया अपना कॉन्सेप्ट वाला, इसके लिए पूरी वीडियो रिकॉर्डेड है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पता ही होगा तुम्हें, जब मैं अगर ये वीडियो डालूंगा तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो वो तुम पूरी पूरी वीडियो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ, आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। अब ये तीन चीजें हैं, इसमें से एक बच्चा मेरे को बोलेगा कि यार भैया ये दूसरी और तीसरी बात तो सेम है, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ही तो होता है पाई आर स्क्वायर। देखो यार, जब तक वो एरिया बोल रहा है ना, तब तक डायरेक्ट मतलब इनवर्सली रिलेशन है। लेकिन किसी दिन उस एग्जामिनर ने गेम खेल दी और बोल दिया आर के साथ काम, तो आर का स्क्वायर चेंज होगा। मतलब ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। ठीक है, एक नई शीट पे एग्जांपल देते हैं, चलो सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि रेजिस्टेंस में कितना अंतर आएगा, रेजिस्टेंस में कितना अंतर आएगा अगर मैं एरिया को डबल कर दूं। ठीक है, तो नया, ठीक है। और सेम क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं। ठीक है, बिल्कुल सेम बात है, लेकिन खुद सोचो, जब मैं यहां पर रिलेशन निकालूंगा ना, तो यहां पर मैं सीधा 2a रखूंगा, लेकिन जब मैं यहां पर रिलेशन निकालूंगा तो मैं रखूंगा 1 में r का होल स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये चीज हो जाएगी 4r का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4 का फैक्टर आया है और यहाँ पे अभी भी 2 का ही फैक्टर चल रहा है। तो एरिया का और रेडियस का ये अंतर पड़ता है, समझ में आ गया? एरिया डबल हो रहा है और अगर रेडियस डबल हो रहा है, एरिया हाफ हो रहा है और रेडियस हाफ हो रहा है, एरिया 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, या रेडियस 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ये बात दिमाग में बिठा लेना भाई, समझ में आ गया? क्योंकि इसका स्क्वायर का फॉर्मूला चलता है, इसका स्क्वायर का रेशियो चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें स्क्वायर में हो जाती है, लेकिन ये डायरेक्ट चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो एरिया को चेंज कर रहा है, रेडियस को चेंज कर रहा है। देखो बात तो वही है, रेडियस को चेंज करेगा तो एरिया को भी चेंज करेगा, और एरिया अगर चेंज कर रहा है तो रेडियस की वजह से कर रहा होगा। लेकिन हम न्यूमेरिकल करते समय में दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो चीज की। समझ में आ गया? क्लियर है बात? ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं डायरेक्ट, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मिल जाएगी तुम्हें। तो सुनना, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर ऑफ लेंथ L इज 4 ओम। ठीक है, एक वायर है, इसके चेंज कर देते हैं, एक वायर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। कब? जब उसकी लेंथ L है। क्लियर है? इस वायर को स्ट्रेच कर दिया गया यूनिफॉर्मली, लेकिन अब इसकी जो नई लेंथ है L डैश है, तो पिछले वाले के 3 गुना है। बताओ ये रिलेशन समझ आएगा नहीं? प्लीज इसको ये मत कर देना L इज इक्वल टू 3L डैश, ये मत करना।
ठीक है। तो नई वाली लेंथ है ना यार बड़ी, तो नई वाली लेंथ को बराबर करने के पुराने वाले में 3 मल्टीप्लाई करूंगा ना, यही चीज मैथ्स में भी तुम गलतियां करते हो। अब तुम्हें नई रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब तुम्हें आर डैश नया निकालना है, समझ में आया? सिंपल सा, यहां से फॉर्मूला लगाओ, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है? यहाँ पे 4 है और बाकी सब कुछ चीजें एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर क्या है, आर डैश के हिसाब से निकालूंगा तो फॉर्मूला तो वही है, रो इस बार एल डैश लूंगा और इस बार ए डैश लूंगा, ठीक है। लेकिन इस बार एल डैश की वैल्यू मुझे पता है, आर डैश एज इट इज है, रो एल डैश की वैल्यू कितनी है 3l, और ब्रैकेट में डाल दो उसको, अपॉन में ए का डैश। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है, बात बहुत सिंपल हो गया। आप तो सुनो, अब इस वाले को और इस वाले को, इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ, दोनों को कंपेयर कर दो या फिर दोनों का रेशियो निकाल दो। दोनों का रेशियो निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, आर अपॉन में आर डैश, यही तो है रेशियो, ठीक है। तो आर क्या है, आर है ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको अगर तुम डालोगे तो 4 अपॉन में इसका आर डैश, तो आर एच एस के अपॉन में आएगा और एल एच एस के, तो ऊपर वाला है रो एल बाई ए, ठीक है। और देखो एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ए की जगह पे ए ही रहेगा, ए डैश के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 रो एल बाई ए, तो ए डैश ए के बराबर, तो ए से ए कट गया, रो एल से रो एल कट गया, और यहाँ पर अब फाइनली क्या बचा, 4 अपॉन में आर इज इक्वल आर डैश सॉरी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 बड़ा वाला डिवाइड 3 अपॉन में 1। समझ में आया? इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर डैश आ जाएगा 4 दिए 12 ओम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और इस बात को तुम डायरेक्ट रिलेशन से भी निकाल सकते थे, खुद सोचो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, सॉरी रेडियस का अंतर नहीं था ना, लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर ये 3 गुना हो गई है तो 3l हो गई है कि नहीं? और ये जब आर 4 था तो 4 दिए 12, सीधा सीधा 12 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो समझ सकता है, जिसको जो आसान लग रहा है आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात भाइयों और बहनों? आगे सुनना जरा ध्यान से, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स रेजिस्टेंस इन डिफरेंट कंट्रीज। तो मैं सिंपल सी बात पता है यार, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करता है वैसे वैसे पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो तेजी से मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी तेज हो जाती है। उसको एक डायरेक्शन में लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो टेम्परेचर रेज होगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट रेज होगी, और उनको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए मेहनत लगती है। इसीलिए जो करंट होता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा कर रहे हैं ना, वो जो रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए गर्म देशों के अंदर ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। लेकिन जो ठंडे देश है, टेम्परेचर कम, पार्टिकल्स धीरे मूव करेंगे, रेजिस्टेंस भी कम होगी, और उनको मोशन मोशन में लाने के लिए पोटेंशियल जो होगी वो थोड़ी कम होगी, तब भी काम चल जाएगा। तो ठंडे देशों में कम पोटेंशियल की इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर जाती है। क्लियर है बात? आगे आ जाओ। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब यूज या फिर कंज्यूम्ड या फिर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट तो नहीं है, यूज्ड। कैलकुलेट द पावर ऑफ पावर डिसिपेटेड, तो पावर पता लगानी है आपको, साफ सीधी बात पता लग गई। बाय द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 30 व्हेन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम लगना था, इसके पीछे ओम नहीं लगा हुआ, ओम, मेरा करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 ओम, और करंट कितना हो गया, आई हो गया 10 एम्पियर, ठीक है। इफ द फायर इज ऑन फॉर 30 आवर्स इन अ वीक, ठीक है, तो टाइम कितना दे दिया यहाँ पे, टाइम में यहाँ पे लिख देता हूँ किसी बात में जरूरत है, 30 आवर्स के लिए ऑन रहती है, ठीक है, इन अ वीक। डिटरमाइन द एनर्जी यूज, तो एनर्जी हमें पता लगानी है, क्लियर बात है। डिटरमाइन ऑल्सो द वीकली कॉस्ट, बाद में पता लगाएंगे, पहले ये पता लगा दे कितनी एनर्जी यूज हो रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, P इज इक्वल टू वी आई टी, सॉरी P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, और H का फॉर्म होता है आई स्क्वायर आर टी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं काम, सुनना। आई, H का मतलब ही एनर्जी है ना, तो H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी है। आई देखो मुझे पता है 10 का स्क्वायर, आर देखो मुझे पता है 30, और टाइम देखो मुझे पता है कितने घंटे, 30 आवर्स, ठीक है, 30 आवर्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 का देखो एम्पेयर, और ये क्या आएगा पावर उसमें आएगी वॉट में, और ये आवर में आएगा, तो इसको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 10 टू द पावर 100 इंटू में 30 इंटू में 30, ठीक है, 300 3000 सॉरी इंटू में 30। मैं 30 को क्यों नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसको या तो वाट में कन्वर्ट करो, तो ये वॉट में आया अभी, तो किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3,
इंटू में 30, तो इसका मतलब बेसिक सा बात आ गई, एनर्जी कितनी आ गई 3 इंटू 30, इसका मतलब 90 किलो वाट आवर। और 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट, तो 90 यूनिट्स आ गया आंसर। 90 यूनिट एनर्जी यूज हो रही है, और हर यूनिट का मतलब है 7 रुपए 2 पैसे। समझ में आ गया, 7.2 पैसा पर यूनिट। ठीक है, पक्का एक डाउट आया होगा कि कैसे हुआ 90। अच्छा वाह उदित, उससे पहले आंसर निकाल दिया, अच्छी बात है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब 90 यूनिट्स पता लगे कि पूरे दिन में वो 90 यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पर मतलब मैं डब्बा बना देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि तुम लोगों को शायद दिक्कत हुई होगी, होनी तो नहीं चाहिए वैसे। तो यहाँ पे अगर इस इधर वाली कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हुई है तो मुझे बता देना यार। ठीक है, किसी को अगर यहाँ पे दिक्कत हुई तो बता देना। ठीक है, वैसे आसान है वो। है ना, क्लियर है? 90 यूनिट समझ में आ गया, तो 90 यूनिट से अब मैं सीधा 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 कर दूंगा कैलकुलेशन। हर एक यूनिट का मतलब है 7 रुपए 2 पैसे। 7.2 इंटू में 90, तो 0.0 इधर से भी कट जाएगा, तो 9 इंटू 72 हो गया सीधा सीधा। सिंपल सी कैलकुलेशन। तो 9 इंटू 72 आंसर जो भी आएगा, उतने रुपए, उतने रुपए खर्च हो रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? वीकली कॉस्ट बता रही है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का डाउट आया, 2 बच्चे का डाउट आया, 648 आंसर है, बहुत बढ़िया। जिसने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आधे से ज्यादा सारे करके बैठे हो, अच्छी बात है। मेरे को कई बार सारे बच्चों ने पूरे पूरे असाइनमेंट्स, ये तो छोड़ो मेरी बुक का तो छोड़ो, असाइनमेंट्स भी करके भेजे हुए हैं कई सारे बच्चों ने। बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे देखना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर सॉरी, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं एक चीज बता देता हूँ, बाकी तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्लेन करना है, तो सीधा सीधा बोलो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। समझ में आ रहा है? एंड रेजिस्टेंस फ्लो, देखो 10 मिनट बचे, एंड पर यूनिट और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो इसी फॉर्मूले को तुम्हें डेफिनेशन बनाना है। किलोवाट आवर पावर डिसिपेटेड इन पर आवर इज नॉन एज कमर्शियल यूनिट। खत्म बात। और कितनी होती है ये? 3.6, वैल्यू भी लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, 10⁻⁶ किलोवाट आवर, सॉरी वाट सेकंड, सॉरी वाट सेकंड, वाट सेकंड में होती है। समझ में आ गया? खत्म बात। ठीक है, मुझे एक बार चैट में फटाफट से डाल के बताना कि एक ही सेशन लेने हैं, मतलब हम एक ही सेशन एमडोलफ में ले सकते हैं। ठीक है, एक दो क्लास में तुम्हारे पास बर्डन भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर अभी मतलब अभी 2 सेशन लेने हैं, डिसाइड कर लो। ठीक है, अपने अपने हिसाब से डाल दो, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनना, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से अपने अपने क्वेश्चन शुरू हो गए भाई। ठीक है, मेरी बुक में थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा, रीजन वो इसलिए, बस 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 भाई, बस 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 बस, एक ही ठीक है, 2 ले लो सर, एक ही सेशन में करा दो आराम से। सेशन में एक ही 2 सेशन, एक एक ही लेते हैं अभी, और एक और ले लो सर, जो आपकी मर्जी। चलो ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आए 2 सेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सुनना। ठीक है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी पढ़कर आए हो यार, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स, अभी पढ़कर आए हो यार, हटाओ इसे। A joule of resistance 10 ohm is bent in the form of a closed circle। ये वाला क्वेश्चन बहुत, ये वाला क्वेश्चन किसने कराया है मुझे ये बताओ पहले, किस किसने क्वेश्चन नंबर 18 किया हुआ है? 10 मिनट बचे इस सेशन के, फटाफट से 8 मिनट ही बचे अब। सिद्धार्थ ने हाथ रेस कराया भाई, एक बच्चे ने किया हुआ है, अच्छी बात है जिसने किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चों ने रेस करे हैंड, सिद्धार्थ, शिवानी, मनदीप, एक 2 बच्चों ने और करते, स्नेहा, कोमल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, जिसने करा हुआ है अच्छी बात है। ठीक है, निधि ने भी किया हुआ है। तो चलो मैं बताता हूँ इसको। दिमाग लगाना, देखो सिंपल सा लॉजिक है। एक वायर था, ये इस एंड से लेकर इस एंड तक, ये मान लो ए है, मान लो बी है। ठीक है, इस वायर की जो रेजिस्टेंस थी ना यार, वो 10 ओम थी। क्लियर है बात? इसको पकड़ के एक सर्कल में बना दिया गया, तो इस सर्कल में बना दिया गया, ये रहा वो सर्कल। समझ आ गया? ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर। तो अब 2 पॉइंट्स, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और कोई सा भी दूसरा पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट ये ले लिया, किसी भी डायमीटर के किसी भी उस पे ले सकते हो, ऐसे में ले सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस भी शेप में लो, लेकिन 2 कोने ले लिए, एक कोना ये ले लिया मान लो, एक कोना ये ले लिया। अब वो पूछ रहा है इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ठीक है, दिमाग लगाना। जब तक ये स्ट्रेट था तब तक इसकी वो कितनी थी, 10 ओम थी। क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? तो सिंपल सा लॉजिक है ना यार। इसकी आप क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल बाय ए।
देखो एक चीज याद रखना, वायर सेम है, ठीक है, तो रो सेम रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वायर सेम है तो रो सेम रहेगा। लेकिन अब बात ये है कि लेंथ क्या, देखो एरिया भी सेम रहेगा क्योंकि मोटापा में कुछ नहीं हुआ वायर की, ना हमने उसको खींचा है, ना ही हमने उसको और ज्यादा थिक किया है, तो थिन भी नहीं हुआ, थिक भी नहीं हुआ, एरिया सेम रहेगा। तो वायर सेम है तो रो सेम है, एरिया को कुछ डिस्टर्ब नहीं करा तो ए भी सेम है। लेंथ में दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है लेंथ में दिक्कत? तो सिंपल सा आंसर बात ये है कि लेंथ में इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि यार आपने ना इसको मोड़ दिया, कोई चीज स्ट्रेट है ऐसे करके, लेकिन अगर आप इसको मोड़ दोगे तो इसका आधा हो गया ना। अब आपके इसके रेडियस की बात करोगे तो डायमीटर इस तरीके से काम करता है। लेंथ क्या कर दी आपने? आधी कर दी, 100। ठीक है। अब लेंथ आपने आधी कर दी तो अब ये काम कैसे करेगा? तो अब लेंथ आधी करने पर इसके दोबारा रो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या पता लगाना पड़ता है इसके अंदर? मेन दिक्कत ये होती है कि भैया इसका इफेक्टिव दो रेजिस्टेंस है, देखो ए और बी दो रेजिस्टेंस। अच्छा ए भी मत समझ लेना उनको, दो रेजिस्टेंस है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार बस। 50 60 70। यार मेरे मैंने फीस आई थी, मेरे पैसे कट गए, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। सॉरी यार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो लेंथ L/2 है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये है। अच्छा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब करंट कहीं से भी जाए, यार दिमाग लगाना, करंट कहीं से भी जाए, ठीक है। L/2 कैसे हुआ यार? L/2 समझ नहीं आया, कौन है ये? प्रत्युष मेरे भाई, देख मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। सुनो मेरी बात, मेरे को ना 5 मिनट में बताना है यार ये, कोई बात नहीं। देखो इधर देख, एक वायर था, कैसे था वो वायर? कुछ इस तरीके से था, ठीक है। मान ले इसकी वायर की जो लेंथ है ना वो L है, ठीक है। इस वायर के दो कोने हैं, एक कोना ये है, और कोनों पे ध्यान मत दियो, बस मैं लिख रहा हूँ बस समझने के लिए, ठीक है, ताकि हम पॉइंट्स मार्क कर सको। कोनों पे ध्यान मत दियो। इस वायर को पकड़ के ना मोड़ दिया और एक सर्कल की शेप दे दी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? इसको मोड़ के एक सर्कल की शेप दे दी। अब वो बोल रहा है कि इसके दो कोने ले लो, जिससे डायमीटर खींचोगे आप। तो डायमीटर आप यहां से लेकर यहां तक भी खींच सकते हो, है कि नहीं? डायमीटर आप यहां से लेकर यहां तक भी खींच सकते हो, तो सारी चीजें सेम ही होगी। मतलब बेसिक सी बात ये है कि डायमीटर आप किसी भी कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक डायमीटर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये बराबर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी बराबर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। हर एक डायमीटर बराबर होगा कि नहीं होगा, बस ये समझ ले, होगा, ठीक है। तो मान ले जो मैं समझना चाहता हूँ ना, मैंने वो वाला ये वाला ले लिया ए, और ये वाला बाकी मेरे किसी काम के नहीं है, तो बाकी को बिठा देता हूँ। ये मेरा काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं, मैंने इसके लिए ले लिया। क्लियर है बात? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ देख आधी नहीं हो गई, इसको मोड़ दूंगा, इसको मोड़ दूंगा तो इसकी लेंथ आधी हो जाएगी यार। समझ में आ गया? क्योंकि अब ये सर्कल शेप में आ गया। तो अगर ए वाला कोना और बी वाले कोने को पकड़ के फैला, अब देखो ए भी यही है, बी भी यही है। अब मेन बात यही है, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए बी मैंने यहाँ पे लिखा है, वरना बी यहाँ पे होगा नहीं। बी कहाँ पे होगा? बी भी ए के पास ही होगा असलियत में, क्योंकि दोनों को पकड़ के मिला दिया ना मैंने, ठीक है। लेकिन अभी मैं एंड्स को समझने के लिए, इसलिए मैंने अब जो, चलो ए और बी में कंफ्यूजन होगी तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए और बी ना मान के पी और, अब नए वाले को मैं पी और क्यू मान लेता हूँ। इससे समझ में आ गया होगा। क्लियर बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब एल लेंथ देखो आधी हो गई है, ठीक है ना, लेंथ आधी हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें लेंथ आधी याद रखनी है, कि अब इसको रट्टा मत मारना, लेकिन समझ जाना, लॉजिक तो समझा दिया। दूसरी बात देखो, अब ये रेजिस्टेंस एक पी पे लगी हुई है और एक क्यू पे लगी हुई है ना, जिसकी पहले रेजिस्टेंस 10 थी, लेकिन अब जब दो लगी हुई है तो ये क्या होगा? ठीक है, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड यार, ये तो मतलब वायर की टोटल लेंथ 2 पाई आर, लेंथ 2 पाई आर है, हाँ ये बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर लेंथ, ठीक है। तो इसका अंदर तुम ये बोल सकते हैं कि 2 पाई आर एल के बराबर है बेसिकली। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, लेकिन इस रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और करंट अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मेरे तब समझने में आएगा ना जब मैं पहले दोनों की रेजिस्टेंस निकाल दूं, कि पहले P कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और Q कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो P का निकालने के लिए रेजिस्टेंस मैं क्या करूंगा? रो L बाय A। P मतलब क्या है? पहला मैं R1 लिख देता हूँ यार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। P इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। तो ये हो गया। अब R की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 10, ठीक है। रो L कितना है? L है मेरा L/2 हो गया, और A एज इट इज है। तो ये 10 इज इक्वल टू में दिमाग लगाना, अच्छा सॉरी लेंथ 10 थी ना, ठीक है। वापस आते हैं उस पर यार, एक तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, लेकिन मेरे हिसाब से उस दिन जब मैं बोर्ड पे बता रहा था उससे ज्यादा आज समझ में आ रहा हो तुम लोगों को।
ठीक है, तो सुनो, रेजिस्टेंस 10 ओम है, इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द ट्यूब, ठीक है। तो R इज इक्वल टू में रो, अगर प्रति समझ में नहीं आया होगा तो बोल दियो भाई, ठीक है, यहाँ तक तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये 10 हो गया, ठीक है, रो L बाई ए है, ठीक, इस बार लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ आधी हो गई है, तो रो L बाई 2 हो गया ये अपॉन में ए। क्लियर है ये बात, पक्का समझ में आया, ठीक है। यहां से अगर तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ से अब तुमको क्या निकालना है, एल निकालना है ना, एल निकालना था हमें, क्या निकालना था, एंड द व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आर इफेक्टिव निकालना है। यार ये 10 ना यहाँ पे नहीं आता, 10 लेंथ है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है क्या, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन में कुछ गलती की हुई है यार, ठीक है, एक बार बताना यार, मैंने क्वेश्चन तो सही है ना मेरा, मुझे एक ना थोड़ी सी दिक्कत लग रही है इसके अंदर, वो दिक्कत ये लग रही है कि मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत करी थी। एक सेकेंड यार, 1 मिनट बचा हुआ है यार इसमें क्वेश्चन में ना, कोई बात नहीं, इसको अगले सेशन में फटाफट से, मैं 1 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से ज्वाइन करो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन सही है यार, मेरे को पता है वो, मैं मतलब वायर की टोटल लेंथ 2 पाई, इन हैंड रेज करने वालों से पूछो इन्हों, अरे सब क्वेश्चन सही है सर, क्वेश्चन एकदम सही है, समझ गया मैं, फटाफट से आओ, मैं 1 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ।